अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 9 नॉलेज 4.3 का बी पार्ट आज हमने पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट। केमिकल बॉन्डिंग, एक्सप्लोरिंग कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और एसएलओस कल हमने देखे थे और हमने देखा था कि हमने इस नॉलेज के अंदर किन चीज़ों को हाईलाइट करना है। नॉलेज भी हमने देखा था, स्किल्स भी हमने देखी थी, और हमने बेसिकली ये भी समझ लिया था कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल के साथ हमने शुरू किया था, फिर हम कम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ, रेलेवेंटली कम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ गए थे, मिथेन की तरफ, इसको भी हमने देख लिया था। और कल हमने ये भी बात एस्टेब्लिश कर ली थी कि जो सिमिलर एटम्स होंगे, एक तरह के एटम्स होंगे होमो एटॉमिक, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी। जब उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी तो उन पे चार्जेस नहीं होंगे, ना किसी पे प्लस ना किसी पे माइनस। जब भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा एटम तो होंगे लेकिन वो डिफरेंट हों, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उन पे पोल्स आएंगे। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उस पे पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी ज्यादा होगी उस पे पार्शियल नेगेटिव। ये हमने लास्ट एस्टेब्लिश जो बात की थी वो ये थी। आज फर्दर हमने कुछ बातें मजीद एक्सप्लोर करनी है अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। मैं पहले आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड पोलैरिटी, ये बात तो तय है कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का है। अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है ये क्लियर है हमें। कोवलेंट बॉन्ड अब दो तरह का है। द फर्स्ट वन इज नॉन पोलर and the second one is polar. ठीक है, सेकेंड वन इज पोलर। अब जो नॉन पोलर होते हैं उनके बारे में हमने क्या बात स्टैब्लिश की थी? ये होमो एटॉमिक होंगे, होमो एटॉमिक होंगे। और पोलर के बारे में, नॉन पोलर होमो एटॉमिक, तो पोलर के बारे में जो कल बात स्टैब्लिश की थी ये हेटेरोएटॉमिक होंगे। हेटेरोएटॉमिक होंगे। और एक और सेकंड कंडीशन है जो आपको यहां नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे। उसमें हम देखेंगे कुछ कंपाउंड हेटेरोएटॉमिक होंगे लेकिन फिर भी वो पोलर की बजाय क्या होंगे? नॉन पोलर। वो क्यों होंगे? उसके अंदर होगा क्या? बेसिकली चार्ज सिमेट्रिकल होगा। इस बात को समझना आपके लिए जरूरी नहीं, सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है कि कुछ ऐसा आएगा फर्स्ट ईयर में जिसमें हम ये भी समझेंगे कि जरूरी नहीं कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी पोलर हो, उसमें भी कुछ ऐसी मिसालें मिलेंगी जो नॉन पोलर है। ठीक है, फिलहाल अभी हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सामने ये देखिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होमोएटॉमिक है। होमोएटॉमिक है, दोनों हाइड्रोजन्स जो इसमें कनेक्टेड हैं, आपस में बॉन्ड बना हुआ है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 2.1 2.1। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वी ऑल नो दैट कि बॉन्ड इनके सेंटर में रहेगा, इलेक्ट्रॉन इनके सेंटर में रहेंगे, ना इस तरफ जाएंगे ना इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वी विल से दैट कि दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर के अंदर ये कैरेक्टर कौन सा है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सल्फर एंड हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ज्यादा वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कम वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो अभी भी बॉन्ड तो कोवलेंट है, बट अब कोवलेंट की अगली टाइप शुरू होगी है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कहेंगे सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो कि फिलहाल अभी 0.4 आ रहा है दोनों के दरमियान में माइनस करने पे, तो डिफरेंस 0.4 है डिफरेंस। तो डिफरेंस की वजह से पोल्स आगे एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है, जिसे हम HCl भी कह सकते हैं, HCl। टेक्निकली रूल के, ये तो मैं सिर्फ बॉन्ड समझा रहा हूं ना आपको, टेक्निकली मॉलिक्यूल में पार्ट पॉजिटिव पार्ट पहले आता है, नेगेटिव पार्ट बाद में आता है, लेकिन ये सिर्फ हमारी डिस्कशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड की पोलैरिटी पे है, तो फिलहाल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। नॉर्मली आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, उस पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लिखी होंगी, या जो मैं आपको स्किल शीट प्रोवाइड करूंगा, वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें डाटा होगा जिसमें हर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है वो मेंशन होगी। ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर 0.9 होगा। डिफरेंस पहले से ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा होने का क्या मतलब है? अगर आप मेरी तरफ देखें, डिफरेंस ज्यादा होने का क्या मतलब है, देखें, एक वीक है और एक स्ट्रांग है, तभी तो डिफरेंस ज्यादा है ना। और अगर दोनों में बराबरी है तो डिफरेंस तो नहीं है। अगर एक वीक है और एक स्ट्रांग है तो डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा डिफरेंस की वजह से एक हारेगा और एक जीतेगा। किस मामले में? इलेक्ट्रॉन को खींचने के मामले में। अब हारने वाले पे क्या चार्ज आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव। और जीतने वाले पे क्या चार्ज आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव। याद रखिएगा, वैल्यूज में जितना ज्यादा गैप आता जाएगा, वैल्यूज में जितना ज्यादा डिफरेंस आता जाएगा, उतना ही मजबूत पार्शियल पॉजिटिव होता जाएगा और उतना ही मजबूत नेगेटिव एंड होता जाएगा। यानी पार्शियल नेगेटिव एंड भी स्ट्रांग होता जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव एंड भी स्ट्रांग होता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि S और H के जो पोल्स हैं, H और Cl के जो पोल्स हैं, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो H और Cl के जो पोल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, H और S के पोल्स रिलेटिवली वीक हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको बड़े साइज में बनाऊंगा, ये शो करने के लिए कि इनकी पोलैरिटी ग्रेटर है, बड़ी पोलैरिटी, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप OH की बात करें तो OH के अंदर ऑक्सीजन 3.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है। डिफरेंस पहले से भी बढ़ गया है, 1.9 हो गया डिफरेंस। ऑब्वियसली अब डिफरेंस के बढ़ने पे पोलैरिटी और स्ट्रांग हो जाएगी, पोल्स और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए इनको मैं बोल्ड कर रहा हूं। ठीक है, ये बताने के लिए कि पोल्स मजबूत होते होते जा रहे हैं। तो यहां लिखा भी हुआ है पोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब लास्ट पे चलते हैं, H और F। डिफरेंस 1.9 है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से यहां पर मौजूद पोल्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, जितनी मैंने एग्जांपल्स यहां पे मेंशन की हैं। स्टूडेंट्स, अब बड़ी क्लासों में जाके आप पढ़ोगे कि अगर ये डिफरेंस 1.9 से भी अगर एक्सीड कर गया, मसलन NaCl 0.9, 3.1, और अगर आप इसको माइनस करो तो ये डिफरेंस आएगा 2.2 का डिफरेंस आएगा, जो कि 1.9 से भी ज्यादा है। अगर डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हो जाए तो पोल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर वो पोल्स नहीं रहते, बल्कि वो आइंस में चेंज हो जाते हैं। आइंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो जाता है, समझे? फिर इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर होने की वजह से प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसा तब होता है जब डिफरेंस 1.9 से बियॉन्ड चले जाए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। वैसे बाय द वे, इसके अंदर भी काफी ज्यादा और कंसेप्ट्स की जरूरत है और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 से है। इसमें डायपोल मोमेंट का एक कंसेप्ट है, इसमें बॉन्ड लेंथ का एक कंसेप्ट है, इसमें दो चार कंसेप्ट और हैं, जिसके बाद ये बात फाइनलाइज होती है, मटेरियलाइज होती है कि कौन आयनिक है, कौन कोवलेंट है। आपको ऐसी मिसालें भी मिलेंगी जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से कम होगा और फिर भी वो आयनिक होंगे। ठीक है, अब चूंकि हमारे SLO की डिमांड नहीं है उन तमाम बातों को पढ़ना, अभी आप सिर्फ टेंटेटिवली ये समझें कि नॉर्मली ये समझा जाता है कि जिनका डिफरेंस 1.9
या 1.9 के करीब या 1.9 से ज्यादा होता है, वो फिर कोवेलेंट नहीं रहते, वो फिर आयनिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। जब तक डिफरेंस 1.9, 1.7, कुछ बुक्स में 1.7 मिलेगा, कुछ में 1.6 मिलेगा, इससे पीछे पीछे है, तो हम मानते ये हैं कि कंपाउंड कोवेलेंट है बट पोल्स बड़े स्ट्रांग है। और अगर डिफरेंस इस रेंज में है लेस देन 1, हम कहते हैं कंपाउंड तो कोवेलेंट ही है लेकिन पोल्स भी कोई इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और जब डिफरेंस इस रेंज में आ जाता है तो पोल्स बड़े ही वीक माने जाते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं फिर बता रहा हूं कि बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कब कंपाउंड कोवेलेंट होगा, कब जो है वो आयनिक होगा। मैं थोड़ा सा बताता चलूं, डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q × R, या वैसे फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर चार्ज के अलावा आर जो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये डिस्टेंस भी मैटर करता है, क्योंकि चार्ज जब डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आता है। और डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू की वजह से हमें पता चलता है कि कौन से पोल्स स्ट्रांग हैं और कौन से पोल्स वीक हैं। पोल्स के स्ट्रांग होने के लिए जो वैल्यू निकालनी है, उसके लिए पोल्स पे चार्ज कितना है और उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालते हैं। ये बात फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। अभी सिर्फ आप इतना समझो, मैं आपको बात को कंक्लूड करूं कि अगर डिफरेंस 1.8 1.9 से पीछे पीछे है तो हम उसको कोवेलेंट मानेंगे, पोलर। और अगर इससे एक्सीड कर गया है तो हम उसको आयोनिक मानेंगे। ठीक है, जैसे NaCl मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया। और अगर डिफरेंस इस रेंज में है, मानेंगे पोलर ही कोवेलेंट, बट उसके थोड़े से पोल्स वीक होंगे। और इस रेंज में तो पोल्स बहुत ही वीक होंगे। ठीक है, और इस रेंज में पोल्स क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग पोल्स मानेंगे। जैसे जैसे इधर जाओगे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एक सिमुलेशन का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको मजीद बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ आ जाए। अच्छा जी, सिमुलेशन प्ले करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सिमुलेशन आ गई है। इसमें ए और बी, ये दो एटम्स हैं। अब ये सेम भी हो सकते हैं, वैसे टेक्निकली दो डिफरेंट एटम्स हैं, तभी तो एक को ए नाम दिया, एक को बी नाम दिया। तो मैं क्या करता हूं, ये नीचे इनका बॉन्डिंग करेक्टर भी मेंशन कर लेता हूं। ठीक है, और साथ में इनके चार्जेस भी मेंशन कर लेता हूं, भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की फॉर्म में। ये एरो डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, इसको अभी आपने इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा लेता हूं, और मैं साथ साथ इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी लगा लेता हूं। ये क्या होती है अभी हम देखते हैं। अब हमने करना क्या, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेट करनी है। देखें, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। फर्ज करें मैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइड करके यहां पर सेट करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं बी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहां से मैं इसको इस तरह बराबर सेट कर देता हूं। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो पोल्स अगर आप देखो ना, ए पे कोई चार्ज है ना बी पे कोई चार्ज है। अब अगर चार्ज होता तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, मूव करते। सेकेंडली, ऊपर ही आपको बैरियर ये एक स्ट्रिप नजर आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो नेगेटिव हिस्सा होगा वो लाल हो जाएगा और जो पॉजिटिव हिस्सा हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। फिलहाल कोई कलर नहीं है, इसका मतलब है किसी किस्म का चार्ज नहीं है। अब मैं करता क्या हूं, ए की वैल्यू को वही रखता हूं जो है, बी की वैल्यू को बढ़ाता हूं आहिस्ता आहिस्ता। अब जैसे जैसे मैं बी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, आप ये चीज नोटिस करें कि एक एंड नीला होता जा रहा है और एक एंड लाल होता जा रहा है। इसका मतलब है एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। अगर मैं इसको घुमाता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे कि प्लस वाला माइनस वाली साइड पे आ जाए, माइनस वाला प्लस वाली साइड पे आ जाए। शो करता है कि इनके ऊपर पोल्स हैं। अब अगर ये मैं डिफरेंस कम करूंगा, डिफरेंस कम कैसे होगा, जैसे जैसे बी की वैल्यू को मैं वापस ले आऊंगा तो डिफरेंस कम होता जाएगा। देखो पोल्स भी वीक होते जाएंगे और कलर भी जाता जा रहा है। ठीक है, अब फर्ज करो बी की वैल्यू को मैं बहुत ज्यादा कर देता हूं और ए की वैल्यू को बहुत कम कर देता हूं,
तो ये पोल स्ट्रॉन्गेस्ट पोल्स हैं अभी फिलहाल, तो मोर आयनिक इन नेचर, ठीक है ना। जब एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा और एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा, तो जाहिर सी बात है कम वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कम वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ज्यादा वाले पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब एक काम करते हैं, इसको मैं घुमाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखता हूं ये तेज घूमता है या स्लो। देखिए कितना तेज ये मूव कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि इसके पोल्स बड़े स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग पोल्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फौरन रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ रहे हैं? तो सबक ये मिला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को छेड़ोगे, कंपाउंड के अंदर पोल्स की स्ट्रेंथ में क्या होगा, तब्दीली आएगी उसके अकॉर्डिंग। कम डिफरेंस की वजह से पोल्स वीक, ज्यादा डिफरेंस की वजह से पोल्स स्ट्रांग, और बहुत ज्यादा डिफरेंस की वजह से पोल्स बहुत ही स्ट्रांग होके फिर वो आयनिक नेचर यानी आयंस में आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा था। अब चलते हैं वापस स्लाइड की तरफ और मजीद कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। ये बात हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूं इस बिहाफ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से बात करने लगा हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है और बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने मैं एक मिसाल बनाता हूं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, H पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव। ये एक पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इस तरह का मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूं इसके सामने, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये दो मॉलिक्यूल हैं, इसको एक मॉलिक्यूल को M1 का नाम देता हूं, एक मॉलिक्यूल को M2 का नाम देता हूं। M1 मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड और M2 मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान में जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, उस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इससे पिछला जो आपने लेक्चर लिया था जिसमें आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें एक तरफ प्लस था और एक तरफ माइनस था और इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ था। अब यहां तो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ने वाली फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये पोल्स हैं, वो आयंस हैं। आयंस बहरहाल मजबूत होते हैं पोल्स से, क्योंकि वो एक मुकम्मल चार्ज की शक्ल इख्तियार करते हैं या उसके करीब करीब होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डेवलप होती हैं फोर्सेस, वो फोर्सेस कमजोर तस्वुर की जाती हैं। और इन फोर्सेस का नाम भी आपको पता होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अभी मैंने जो डिस्कस की है, इसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्स। वैसे तो आप बड़ी क्लासों में जाके और भी फोर्सेस पढ़ोगे जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। उनमें आप लंदन डिस्पर्जन फोर्स पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, उसमें आप डुबाई फोर्स पढ़ोगे, उसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ोगे, उसमें आप आयन डाइपोल फोर्स पढ़ोगे, वो बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे। फिलहाल अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ती हैं, ये कोई मजबूत नहीं होती। मॉलिक्यूल सब्सटेंस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर नॉट बाउंडेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ जो है बाउंडेड नहीं होते। द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक एंड इजी टू ओवरकम। बाउंड मतलब जिस तरह ये बाउंड है ना, प्लस माइनस जुड़ा हुआ है, यहां ये मॉलिक्यूल M1 M2 के साथ जुड़ा रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, टूट जाएगा। फोर्स थोड़ा सा आप इसको गर्म करो, हीट दो, टेम्परेचर दो, ये फोर्स ब्रेक हो जाएगी। और फोर्स ब्रेक होने से ये HCl वो गया, ये HCl वो गया। वो यही कहना चाह रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आर कंपोज्ड ऑफ, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस यानी कोवलेंट कंपाउंड्स की को एक और नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर नॉट बाउंडेड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, ये कोई फिक्स बात नहीं है। द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक एंड इजी टू ओवरकम। आराम से ये टूट जाएगी फोर्स। ये आपके सामने कंपैरिजन है। ये NaCl है जो कि आयनिक बॉन्ड है और इसके दरमियान में बड़ी मजबूत ताकत है। ये आपके सामने मीथेन, ये CH4, ये कार्बन है और इसके घर 4 हाइड्रोजन है। ये कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है। ये कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है। फिलहाल मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास है, मतलब समझने का ये है कि ये जुड़े हुए हैं आपस में। बट
इसको अलहदा करना, इसको अलहदा करना, इसको अलहदा करना, इस मॉलिक्यूल को अलहदा करना, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तो पोल्स ही बड़े वीक है। वीक पोल्स होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स को डिस्क्रीट करना, अलहदा अलहदा करना बड़ा आसान है, और इसको यहां पे अलहदा करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और उसके लिए आपको माइनर सा टेम्परेचर चाहिए। मसलन कितना टेम्परेचर चाहिए इसका तो पता है आपको, NaCl का 801 डिग्री चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए, और 1300 डिग्री से भी ज्यादा आपको चाहिए इसको बॉयल करने के लिए। तो मतलब इसको लिक्विड और गैस में चेंज करना मुश्किल है। उसको देखते हैं, मिथेन को देखते हैं। ये देखिए, मिथेन जिसके स्मॉल मॉलिक्यूल है वो -162 डिग्री, अभी कमरे का टेम्परेचर 25 होगा, वो -162 डिग्री पे ही बॉयल हो जाता है। मतलब कि वो 25 पे तो ऑलरेडी गैस की फॉर्म में ही होगा ना। इतनी कमजोर फोर्सेस हैं कि इतने थोड़े टेम्परेचर पे भी टूट जाती हैं। बहरहाल टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर ज्यादा होने से। आपको मैंने चार्ल्स लॉ का रेफरेंस दिया था फर्स्ट चैप्टर में। तो अच्छा, इसी तरह वाटर को देखो, तो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, कंपैरेटिवली इससे तो ज्यादा ही है। इससे पता चलता है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो दो वैरायटीज थे ना, एक स्ट्रॉन्ग पोल्स वाली और एक वीक पोल वाली, वो भी समझ आ गई। वीक वाले तो आराम से टूट जाएंगे ना, स्ट्रॉन्ग पोल्स टूटेंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे। मसलन वाटर मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो इसका मतलब है इसके पोल्स रेलेवेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा। OH का भी आपने देखा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा था। ये देखिए, OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा था, और उस वजह से ये पोल्स स्ट्रॉन्ग थे। बहरहाल इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब अगली बात हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ मोलर मॉलिक्यूलर साइज। अच्छा, जैसे ये मिथेन छोटे साइज का मॉलिक्यूल है, छोटे साइज का मॉलिक्यूल है। इसी तरह ब्यूटेन 4 कार्बन है, थोड़ा बड़ा साइज है मॉलिक्यूल का बड़ा साइज है। वो ये बताना चाह रहा है कि छोटे साइज के मॉलिक्यूल निस्बतन उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बड़े साइज के मॉलिक्यूल का निस्बतन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वजह यह है कि बड़े साइज के मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ इंटरेक्शन, वो एरिया जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, उसे एरिया ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं। अब बड़े मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, तो उसके लिए इंटरेक्शन का चांस क्या है, ज्यादा है। देखिए आगे चेन लंबी हो गई है, 6 कार्बन हो गए हैं, 6 कार्बन हो गए हैं, तो इसमें देखो, इसमें मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का जो एरिया है वो ज्यादा हो गया। अब जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा, उतना उसके लिए इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह भी समझा सकता हूं, इसको याद रखने के लिए ऐसे समझिएगा। इसको आपने ये इस तरह की एनालिसिस, मसलन जितना बड़ा और मोटा बंदा होता है वो बैठ जाता है, और जितना पतला और छोटा बंदा होता है वो भागता रहता है। समझ रहे हैं बात को? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा वो बैठ जाएगा, और बैठने की वजह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस डेवलप करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो हार्ड और सॉलिड में हो जाएगा कन्वर्ट, और उसकी वजह से उसको मेल्ट और बॉयल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसको उठाना, उसको भगाना, मॉलिक्यूल को दूर करना मुश्किल है। छोटे मॉलिक्यूल्स को भगाना, दूर करना आसान होता है। सिर्फ इतना याद रखो कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बड़े छोटे साइज की वजह से भी मॉलिक्यूल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, कोवलेंट बॉन्ड एंड स्टेट चेंज। ये देखें स्टूडेंट्स, ये पानी का मॉलिक्यूल है। पानी आपको अब 3 तरह से मिलता है, 3 उसकी स्टेट्स है, आइस, लिक्विड, गैस यानी स्टीम। फर्क क्या है? आइस के अंदर भी वही पानी का मॉलिक्यूल है, लिक्विड वाटर के अंदर भी वही पानी का मॉलिक्यूल है, गैस के अंदर भी वही पानी का मॉलिक्यूल है। फर्क इतना है कि आइस के अंदर पार्टिकल क्लोज क्लोज है, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल क्लोज होते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल तो दूर ही होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा। गैस में और दूर होते हैं। ऐसा क्या है कि चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में गई? दरअसल सॉलिड के अंदर होता क्या है, जब आइस बनी होती है तो आपको तो पता है आइस मेंटेन होती है लो टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और मॉलिक्यूल अपनी जगह पे बैठे होते हैं, और अपनी जगह पे बैठने की वजह से उनमें फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखती हैं। आपने जैसे इसको गर्म किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मूवमेंट बढ़ी, फोर्सेस ब्रेक होना शुरू हो गए, वीक होना शुरू हो गई, और वो चेंज हो गया लिक्विड के अंदर। फर्दर आपने हीट किया तो वो गैस में चेंज हो गया।
तो इस पूरे सिनेरियो में किस चीज ने स्टेट को कंट्रोल किया है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ने। इनसाइड मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, वो H2O इधर भी वैसा है, इधर भी वैसा है। हां, मॉलिक्यूल को जोड़ने वाली ताकत में फर्क पड़ा है, शुरू में वो स्ट्रांग थी और गैस में वो कमजोर है, वो टेम्परेचर की वजह से आपने उसको वीक किया। तो यही बताना चाह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड्स एंड स्टेट चेंज के अंदर व्हेन मॉलिक्यूल सब्सटेंस change state from solid to liquid gas, their covalent bond do not break. covalent bond नहीं break होता। covalent bond जो H और ऑक्सीजन के दरमियान में है वो तो नहीं ब्रेक हुआ। क्या ब्रेक हुआ है? वाटर रिमेन केमिकली आइडेंटिकल। केमिकल आइडेंटिटी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये वाटर की केमिकल आइडेंटिटी है, ये वाटर की केमिकल आइडेंटिटी है, ये तो चेंज नहीं हुई। जो वाटर यहां पर है वही वाटर यहां पर है, पीने में भी सेम, जायके में भी सेम, सब कुछ सेम। इसका मतलब केमिकल आइडेंटिटी सेम है, फिजिकल आइडेंटिटी चेंज हुई है, फिजिकली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। विद नो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग ड्यूरिंग स्टेट चेंज। स्टेट चेंज में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ये अगेन टेक्निकल कंसेप्ट था, ये आपने समझ लिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आ गया। अब अगली चीज हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी, और लास्ट पे हम इसको कंपेयर करेंगे और फिर कल के लेक्चर में हम ड्राइंग ऑफ मॉलिक्यूल को देखेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर दो तरह की चीजें हैं, मैं जरा आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं एक सिमुलेशन के थ्रू। सिमुलेशन स्टूडेंट्स, ये देखिए जरा, मैं आपके सामने एक कंटेनर मैंने रखा है और उस कंटेनर के अंदर मैं एसिड डालता हूं, HA। जैसे मैं इसमें एसिड डालता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप नोटिस क्या करेंगे? देखें, नोटिस आप ये करेंगे, अगर आप सॉल्यूशन को गौर से देखें तो ये ग्रे कलर के जो मॉलिक्यूल हैं ये वाटर के हैं। और सेकेंडली मैं यहां पर एक बल्ब भी लगाता हूं। अब बल्ब के रोशन होने का मतलब क्या है? आपको ये बात मैंने समझाई हुई है। बल्ब के रोशन होने का मतलब है करंट, करंट गुजर रहा है, और करंट गुजरने की दो शर्तें, एक या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आइंस हो। अब देखते हैं कि जो एसिड है, अब पहली बात है एसिड को समझ लें, एसिड है क्या, इस चीज को पहले हम जरा देख लें। ये देखिए स्टूडेंट्स, HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है, ये सब एसिड्स हैं और ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये सब पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, यानी इन पे प्लस भी है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव भी है। जब भी हम इन्हें पानी में डालेंगे तो ये पानी में हल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, H+Cl- के अंदर टूट जाएंगे। अब इनको पानी में डालने पर पानी में प्लस माइनस आ गया। अब इस प्लस माइनस आने की जो दलील है, जो निशानी है, वो बल्ब रोशन होगा, क्योंकि आइंस होंगे आजाद। आइंस की मौजूदगी में आपको पता है करंट फ्लो करता है। ठीक है, देखते हैं। इसका मतलब जो मैंने आपको एसिड्स का बताया है, ऑल दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये देखिए, तो बल्ब का रोशन होना इस चीज की दलील है, इस चीज की निशानी है कि आइंस इसमें फ्री मौजूद है। इसका मतलब कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल भी होते हैं और पानी में आयोनाइज भी होते हैं, और आजाद आइंस की वजह से करंट भी फ्लो करेगा उनके सॉल्यूशन में से। ठीक है, मैं इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैं अब वीक एसिड्स लेता हूं, अच्छा खाली पानी लेते हैं, उसको देखते हैं। उसके अंदर खाली पानी जो है, खाली पानी के अंदर बल्ब नहीं चल रहा, इसका मतलब अकेला पानी जो है उसमें प्लस माइनस नहीं मौजूद, आइंस फ्री नहीं है पानी के अंदर, इसलिए खाली पानी के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं उसमें एसिड डालूंगा, कोई कोवलेंट कंपाउंड डालूंगा, कोई बेस डालूंगा, देखिए यहां बल्ब ज्यादा रोशन है और यहां बल्ब कम रोशन है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ज्यादा हल होने वाला, और वीक एसिड का मतलब कम हल होने वाला। इसका मतलब यह भी समझ आया कि कोवलेंट कंपाउंड पानी में यकसा एक जैसे हल नहीं होते, कुछ ज्यादा होते हैं और कुछ कम होते हैं।
कम ज्यादा हल होने की वजह से कहीं का आयंस ज्यादा बनेंगे और कहीं आयंस कम बनेंगे, और उस कम ज्यादा आयंस के बनने की वजह से जो बल्ब है वो कहीं ज्यादा रोशन होगा और कहीं कम रोशन होगा। तो ये इस चीज की दलील है, इस चीज का सबूत है कि कोवलेंट कंपाउंड पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं एंड देयर सोलबिलिटी इन वाटर वो पॉसिबल है। हां, अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल पानी में डाल दूं, मसलन एक ऐसा मॉलिक्यूल जैसे Cl को मैं पानी में डाल दूं, तो क्या वो हल होगा? तो नहीं, वो नहीं हल होगा, उसमें तो पोल्स ही नहीं है। पानी में हल ही वो होगा जिसका प्लस है और माइनस है, पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव, वो पानी में जाएगा, वो पानी में डिसोल्व हो जाएगा। तो पानी में आयंस आएंगे और करंट। ठीक है, आगे जैसे ये जरा करेक्शन कर लें, SO4 आता है यहां पर, या बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि जैसे HCl जाके आयोनाइज होगा, इसी तरह H2SO4 है, वो आयोनाइज होगा तो 2H प्लस बनेंगे और SO4 -2 बनेगा। ठीक है, इसी तरह HNO3 है तो वो H प्लस बनाएगा और NO3 -1 बनाएगा, ये उनके आयंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब यह है कि कोवलेंट कंपाउंड कैन डिसोल्व इन वाटर। डिसोल्व कहना यहां पे ठीक नहीं होगा, आयोनाइज, क्योंकि ये आयंस में चेंज हो रहे हैं। डिसोल्व होने और आयंस में चेंज होने में थोड़ा सा फर्क है। डिसोल्व होना क्या होता है? वो पानी में तो चीज हल हो जाएगी लेकिन उसमें आयंस नहीं होंगे। ये आप बायो में जाके इस कंसेप्ट को सीखोगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हल होने वाले पोलर और ना हल होने वाले नॉन पोलर होते हैं ज्यादातर। अब जितना हमने पढ़ा है उसको मैं समरी की शक्ल में एक टेबल में ले आया हूं, आप इस टेबल को देख लें। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोलर में अनइवन थी ना, एक में एक तरफ चार्ज ज्यादा था और एक तरफ चार्ज कम था, कम वाले की तरफ पार्शियल पॉजिटिव, ज्यादा वाले की तरफ पार्शियल नेगेटिव। और जबकि नॉन पोलर में एक जैसा, ना कहीं पे प्लस ना कहीं पे माइनस। अब पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां स्ट्रॉन्ग का वर्ड इसके रेफरेंस में लिखा गया। हालांकि डाइपोल डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आयनिक के मुकाबले में वीक है, आयनिक के मुकाबले में वीक है, लेकिन ये जो नॉन पोलर वाला है उसमें तो वीक वैंडरवाल फोर्सेस, ये जो मैंने नाम लिए थे ना फोर्सेस के, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, आयन डाइपोल दुबई फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, ये सारी जो मैंने अभी, जैसे ये वैसे बड़ी क्लासों में आपने पढ़नी है, आपने से परेशान नहीं होना। इन तमाम फोर्सेस को मजमूई तौर पे यहाँ पे वैंडरवाल फोर्सेस का, ये वीक फोर्सेस होती है। ठीक है, तो आपने इतना समझना है कि ये पोलर वाली स्ट्रांग होती हैं और नॉन पोलर में जो फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेटली हायर होगा, वैसे तो आयनिक के मुकाबले में इन दोनों का लो है, लेकिन क्योंकि पोलर वालों का नॉन पोलर वालों से तो ज्यादा ही होगा। हायर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल और लोअर ड्यू टू वीक फोर्सेस। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो ये पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और जबकि नॉन पोलर वाले पानी में मिक्स नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली नॉन कंडक्टिव होते हैं बट मे कंडक्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वैसे नहीं, वैसे नहीं इनके आयंस इतने ज्यादा आयोनाइज होते, मतलब पानी में जाके आयंस अलग अलग होंगे। ठीक है, पानी के पास ये सलाहियत है इनको अपने अंदर हल करना और इनके आयंस को अलग-अलग करना। तो जनरली ये नॉन कंडक्टर होते हैं बट डिसॉल्व होने के बाद पानी में अपने आयंस को आजाद करवा लेते हैं और वो फिर कंडक्टर बन जाते हैं। नॉन कंडक्टिव इन ऑल स्टेट, पानी में हो पानी से बाहर हो, चुके इसमें पोल्स ही नहीं है, आयंस ही नहीं है, तो ये तो नॉन कंडक्टर होंगे। रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर आपको पोलर वाले सॉलिड भी मिलेंगे, आइस जैसे, लिक्विड भी मिलेगा, गैस, ज्यादातर लिक्विड मिलेंगे क्योंकि फोर्सेस कुछ ना कुछ होती है पोल्स के अंदर ना, इसलिए पार्टिकल करीब रहते हैं। इनमें तो फोर्सेस ही नहीं होती ना, होती भी है तो बहुत ही कमजोर फोर्सेस, और बहुत कमजोर फोर्सेस की वजह से पार्टिकल रेलेवेंटली दूर दूर रहते हैं। इसलिए तो ये गैस, बहुत कम लिक्विड और सॉलिड में होंगे, ज्यादातर गैस पे होंगे। एग्जाम्पल है वाटर एंड अमोनिया और यहां पर ऑक्सीजन एंड मिथेन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझ आ गई हैं। कोई सवाल है यहां तक तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कल के इस नॉलेज को कल के लेक्चर में हम इसका जो बी सी पार्ट होगा वो हमारा ये नॉलेज वाइंड अप हो जाएगा और फिर हम इसको देखेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? और क्लियर? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।